7 के साइंस का 17th चैप्टर 1 हमारी जीवन रेखा के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर का हेडिंग है 1 हमारी जीवन रेखा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको वनों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, उनके इंपॉर्टेंस को बताया गया है, ठीक है ना। वन हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं, वन हमें क्या क्या देते हैं, हमें किन किन चीजों से बचाते हैं, ठीक है ना। वन का जो बनावट होता है, बाहरी रूप से वन का बनावट आखिर किस तरह का होता है, अंदरूनी बनावट किस तरह का होता है, विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, वो पेड़ पौधे भी अलग अलग होते हैं, जानवर भी अलग अलग पाए जाते हैं एक तरह के एक वनों में, ठीक है ना। इनके ही बारे में आज का ये पूरा चैप्टर्स है, ठीक है ना। देखा जाए तो पूरी तरह से वनों की बनावट, ठीक है ना, उनके गठन के बारे में, उनके महत्वपूर्णों के बारे में, तथ्यों के बारे में आपको आज इस चैप्टर्स में बताया गया है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर्स का हेडिंग है 1 हमारी जीवन रेखा। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले वन के बारे में जान लेते हैं कि वन हम किसे कहेंगे। वन जनरली होता क्या है, वह जगह, वह क्षेत्र, ठीक है ना, जहां पर पेड़ पौधे की काफी सघनता हो। ध्यान देना है, वह जगह, वह क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधों की काफी सघनता हो, काफी बड़े इलाके को लेकर जहां पर प्रचुरता हो विभिन्न प्रकार के जानवरों का, ठीक है ना, उन्हें हम कह रहे हैं वन। याद रखना है आपको, वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं एवं विभिन्न प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। याद रखना है, किसी एक ही प्रकार के वन में विभिन्न प्रकार के जानवर भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के वृक्ष और पादप भी पाए जाते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो वन जो है हमें काफी सारी चीजें हमें मुहैया कराती हैं, यह बात भी आपको याद रखनी है। अब हम जान लेंगे कि वन को क्यों कहा जा रहा है हमारी जीवन रेखा। अब जान रहे हैं ये जीवन रेखा से आखिर क्या तात्पर्य है, पहले इसे समझना है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं, वन जो होते हैं, जंगल, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, वह अपना भोजन खुद बनाते हैं, हमें उन्हें भोजन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से विभिन्न प्रकार के अवयवों को संग्रहित करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण को प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन को वो निर्गत करते हैं। लेकिन साथ में बात याद रखना है आपको इस तरह से कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी वातावरण से ले लेते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या होता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को निर्गत करते हैं हमारे वायुमंडल में, तो इस प्रकार से पूरे वायुमंडल में एक बैलेंस बना रहता है, किसका, O2 और CO2 के बीच, यानी ऑक्सीजन और CO2 के बीच, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच एक बैलेंस बना रहता है, बिल्कुल ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। याद रखना है, ये बैलेंस कौन बनाता है, ये पादप, पेड़ पौधे, उद्भिद, वन जंगल, ये बनाते हैं बैलेंस, ठीक है ना। क्योंकि हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है वन और जंगल या फिर पेड़ पौधे, और उनको वो ग्रहण करके बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये शामिल होकर बनाते हैं अपने लिए खाद्य पदार्थ और निर्गत करते हैं ऑक्सीजन को, और उन्हीं ऑक्सीजन को हम लेते हैं जीवधारी श्वसन के रूप में, आप सभी जानते हैं। अब आपको जान लेना कि आखिर जीवन रेखा का क्या तात्पर्य है। हमारे इस पूरे अर्थ पर, हमारी इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र जो स्रोत है जो हमें ऑक्सीजन देती है, वह है ये वन, ये जंगल, ये पेड़, ये पौधे, यही हैं जो हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं। यही जीवन को सपोर्ट कहने का मतलब यह हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा हम उस समय कहते हैं जब कोई वस्तु हमारे जीवन को बचा कर रखती है, हमारे जीवन के अस्तित्व को नष्ट होने नहीं देती है। यह हमारा वन और जंगल हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। याद रखना है, वन और जंगल अगर नहीं होते तो हमारे जीवन का अस्तित्व भी नहीं होता। यह बात आपको याद रखनी है। इसीलिए
वन को, ठीक है ना। इसीलिए वन को हमारी जीवन रेखा कहा जा रहा है। अगर हम जिंदा हैं, अगर हम जीवित हैं, आज हमारा अगर अस्तित्व अगर है इस पृथ्वी पर, तो सिर्फ वन और जंगल के ही कारण। इसीलिए वनों को, जंगलों को जीवन रेखा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि वन आखिर हमारे लिए और कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वन जो है वो विभिन्न प्रकार के जंतु जानवरों का जो है निवास होता है वनों में, ठीक है ना। वन इसके लिए हमारे तरफ से कुछ लेते नहीं है, हमसे वो कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन हमें मुहैया कराते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रदान करते हैं फल, फूल, दवाइयां, औषधि, ठीक है ना। जितने भी तरह के हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं, लकड़ी, ईंधन, सभी जो है वो वनों से ही आते हैं। आप सभी ने रेशों के बारे में पढ़ा था, किन्हें हम संश्लिष्ट रेशा कहते हैं और किन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, याद रहे ना फ्रेंड्स। तो प्राकृतिक जो रेशा है वो हमें मिलते हैं पेड़ पौधों से भी, यह भी बात आपको याद रखनी है। हमारा आज जो भी अस्तित्व है, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, वो हमें किसी न किसी रूप से जंगल से ही मिल रही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। ये बात आपको याद रखनी है। विभिन्न प्रकार के जंगलों में, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं और उनके साथ, पेड़ पौधों के साथ उपस्थित होते हैं विभिन्न प्रकार के जानवर। और ये जानवर किसी एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग रूप में हो सकते हैं। मांसाहारी जानवर हो सकते हैं, शाकाहारी जानवर हो सकते हैं, सर्वाहारी जानवर हो सकते हैं, और साथ में मौजूद होते हैं विघटनकर्ता, अपघटनकर्ता, जिन्हें हम इंग्लिश में डिकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कहेंगे बैक्टीरिया एक डिकम्पोजर्स है, याद रखना है। मशरूम एक डिकम्पोजर्स है। विघटनकर्ता का क्या काम है, अपघटन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, याद रखना है। अब आपको फ्रेंड्स आगे जान लेना है कि वन और जंगल जो है वो हमारे पृथ्वी पर पूरी तरह से फैले हुए हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और वन और जंगलों में विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियां हैं वो हमें सुनाई देती है। अगर वन में रहने वाले जंतुओं को जब खतरा होता है, याद रखना है, वन और जंगल में रहने वाले जंतुओं को जब खतरा होता है, वो एक निर्दिष्ट आवाज को उत्पन्न करते हैं। अगर वो डर जाते हैं, जब भी वनों में, वन उनका वास स्थान होता है, जब हम वनों में जाते हैं, जब उन्हें डर लगता है, उन्हें कोई भी ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जो जान है संकट में है, खतरे में है, तो वो एक निर्दिष्ट आवाज को क्रिएट करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। जब भी आप जंगल में भ्रमण करने के लिए जाएं, किसी ऐसे पार्क में जाएं, ठीक है ना, तो आपको अपने पेरेंट्स, बड़ों के साथ जाना चाहिए और जंगल में कभी भी अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करना चाहिए। जंगल में रास्ताएं भी होती हैं, ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। और बहुत ही जंगल के अंदर की तरफ काफी खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, वह भी बातें आपको इस चैप्टर्स में बताई गई हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि वंदर में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार वन में, जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना, ये उनका वास स्थान होता है। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ इनके घर में, इनके वास स्थान पर कोई भी दूसरा प्राणी आए और इन्हें जो है तंग करे, याद रखें। अब हम लोग जान लेंगे जंगलों की बनावट के बारे में। आप सभी जानते हैं जंगल जो है हमें काफी सारे चीज जो है वो मुहैया कराते हैं, काफी सारे चीज प्रोवाइड करते हैं, बदले में हमसे कुछ लेते नहीं है। अब है आपको जान लेना कि आखिर जंगलों की बनावट आखिर किस प्रकार से होती है। आपने जाना कि जंगल में, वन में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के साथ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं, जिसे हम अपघटनकर्ता या अपघटित कहते हैं, ठीक है ना। वो अपघटित करते हैं किसे, वो अपघटित करते हैं पेड़ पौधों को, जानवरों को। मर जाने के बाद उसे अपघटन करते हैं और फिर उसे मिला देते हैं मिट्टी के साथ। यानी पूरी तरह से कहा जाए, पेड़ पौधे के साथ पूरे वन में, जंगल में का जो एक प्रोसेस है, एक निर्माण की जो प्रक्रिया है, जंगल में ही उत्पन्न होती है और जंगल में ही मिल जाती है। समझना है आपको बातों को, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि जंगलों की संरचना और बनावट के बारे में। जंगल में वितान कहा जा रहा है, कैनोपी कहा जा रहा है, ये आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। बांस
के हो, नीम के हो, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के साल के हो, शीशम के हो, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। अब है ये कैनोपी होता क्या, वितान क्या होता है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाएं जो होती हैं वो एक छत की तरह जो है एक शेप, एक आकार लेती हैं। ध्यान देना है, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ पौधे होते हैं जो काफी सघन होते हैं वो एक विशेष रूप से एक आकार के रूप में हम लेते हैं, जिसे हम वितान कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना, कैनोपी कहते हैं। अब है आपको जान लेना कि आखिर क्या वन और जो जंगल है, क्या आप उद्यान को, ठीक है ना, याद रखना है, अपने उद्यान को अपने बगीचे के साथ तुलना कर सकते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, वन जंगल जो होते हैं वो एक अलग पार्ट है, जहां पर काफी किलोमीटर, काफी विस्तृत जगह में वन और जंगल फैला होता है, ठीक है ना, वहां पर लोगों को जाने की मनाही होती है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के खूंखार जानवर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बगीचा जो है वो अपने घर के अंदर होता है, एक छोटे से जमीन में। याद रखना है, दोनों में जो है काफी विभिन्नताएं होती है। अब आपको जान लेना है कि आखिर वितान के बाद आपको जान लेना है विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं उनकी आकार और आकृति के बारे में। आकार आकृति से विभिन्न प्रकार के पौधे ही पाए जाते हैं, पत्तियों भी अलग होते हैं, उनके लकड़ी के स्ट्रक्चर्स भी अलग होते हैं, ठीक है ना। और ये जो जंगल में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं ना फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं ये करते हैं क्या, आपको समझना है। जंगल में पाए जाने वाले जितने भी इस तरह के पेड़ होते हैं, चूंकि ये काफी सघन होते हैं, काफी हरे भरे होते हैं, ठीक है ना। अब ये करते क्या है, चूंकि इनमें मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कैनोपी होता है, वितान होता है, तो वितान के द्वारा ये पूरे जंगल को घेर लेते हैं, ठीक है ना। पूरे जंगल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, बाहर से देखने पर, ऊंचे से आप इनका जमीन जो है आप नहीं देख पाएंगे। सूरज की रोशनी कतई जो है जंगल की मिट्टी पर नहीं पहुंचती है। होता क्या है, बारिश जब होती है ना फ्रेंड्स, तो होता क्या है, ये वितान और कैनोपी पर जो पड़ते हैं बारिश की बूंदें, वो डायरेक्ट नहीं पड़ पाते हैं मिट्टी पर, जंगल की मिट्टी पर, ठीक है ना। इसलिए जंगल की मिट्टी ज्यादातर गीली होती है, समझना है, काफी गीले होते हैं और केचुए वगैरह ज्यादा वहां पर पाए जाते हैं, कीट पक्षी जो है वो ज्यादातर वहां पर मिलते हैं। और इस तरह से होता क्या है, वन जो होते हैं हमें ऑक्सीजन तो मुहैया कराते हैं, साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि वन जो होते हैं वो वर्षा का जो जल होता है उसको यह होने नहीं देती है। वर्षा का जल के दौरान की जो बाढ़ का जो एक कंडीशन आता है, बाढ़ का जो एक सिचुएशन आता है, वो इसको होने नहीं देती है। वर्षा के जल को यह संग्रहण या फिर अवशोषित तो करती है, लेकिन बाढ़ का जो कंडीशन है, परिस्थिति है, ये कभी होने नहीं देती है जंगल। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षों का रोपण करना चाहिए। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर अधोतल किसे कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि वृक्षों की जो शिखर की आकृति और माप साइज में विभिन्न भिन्नताएं होती हैं, इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाई पर जो क्षैतिज परतें बनती है, एक परत बनती है, ठीक है ना, उन्हें हम अधोतल कहते हैं, ठीक है ना। ये कैनोपी के बाद वाला स्ट्रक्चर है, याद रखना है, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि आखिर वन के जंगल की, ठीक है ना, विशाल ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां, ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे परत होती है शाक। याद रखना है, शाक बनाती है। ये बात भी आपको कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखनी है आपको बातों को। अब है कि आखिर शिखर कौन सा भाग है पेड़ पौधे का। शिखर जो सबसे ऊंचा भाग, सबसे वह तना, वह ब्रांचेस, वो शाखाएं जो सबसे ऊपर होती है, वो किसी भी वृक्ष का, किसी भी वन जंगल का शिखर वाला भाग कहलाता है। जैसे एग्जाम्स के रूप में आप देख पाते हैं, कुछ शिखर के जो आकार होते हैं वन और जंगल में कुछ ऐसे होते हैं, कुछ का जो आकार होता है बिल्कुल ऐसा होता है, आप देख पा रहे हैं पिरामिड जैसा बना हुआ था, कोनिकल होता है, कुछ ऐसे लंबे होता है, कुछ बिल्कुल आकृति उनकी गोल जैसी होती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो वन और जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनसे वन और जंगल की जो एक विशेष आकृति है वो बनी होती है, कैनोपी का निर्माण होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाले छत का शिखर का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से जब सभी पेड़ पौधे जब एक साथ मिले हुए होते हैं, काफी नजदीक में होते हैं, तो वर्षा की जो बूंदें हैं, ठीक है ना, वो नहीं पड़ पाती हैं
वन और जंगल की जमीन में नहीं जा पाती हैं। पत्तियों में टकराने के बाद वो धीरे धीरे जो है वर्षा के जो जल है वो पहुंचती है मिट्टी पर। याद रखना है, इससे मिट्टी का जो अपरदन है वो नहीं हो पाता है। यानी वन और जंगल का सबसे इंपॉर्टेंट एक और काम हुआ, ये मिट्टी का अपरदन होने नहीं देती है। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे शिखर वाला भाग आखिर कौन सा है। आप देख पा रहे हैं शिखर वाला जो भाग है, जैसा मैंने आपको कहा सबसे ऊपर वाला भाग, ठीक है ना, वन और जंगल का देख पा रहे हैं आप, ये शिखर वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है ना, पेड़ पौधे की सबसे ऊंची टहनियां, ऊंची चोटियां जहां पर होती है वो शिखर कहलाता है। अधोतल, ठीक उसके नीचे का जो हिस्सा है वो अधोतल कहलाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे टहनियां भी मौजूद होती हैं। ठीक है ना, ये जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं ये अधोतल में आते हैं। ठीक है ना, और उसके नीचे का जो पार्ट है साग, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार जो घास है वो इनके नीचे वाला हिस्सा का निर्माण करती है। ठीक है ना, ये भी आपको कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखनी है आपको। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि पेड़ पौधे जो होती हैं, पेड़ पौधे वन और जंगल में पेड़ पौधे के अलावा और कौन कौन सी कीट पतंगे जो मौजूद होती हैं। तो पेड़ पौधे, तो वनों में आप जानते हैं अनेक प्रकार के कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटियां, विभिन्न प्रकार के जंतु जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। और वहां की जो सतह है, वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई देती है, याद रखना है। और अब आपको जान लेना है कि आखिर पेड़ पौधे जो होते हैं जो वन और जंगल में, ठीक है ना, उनमें जो बीजों का क्या होता है, बीजों का छिड़काव होता है। बीज एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। किस प्रकार से, वन और जंगल में पाए जाने वाले जितने भी सारे जीवधारी हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पादप को ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे को ग्रहण करते हैं। जैसे शाकाहारी जो जीव जंतु हैं वो पादप को ग्रहण करते हैं और फिर उत्सर्जी करते हैं, कुछ दूर जगह, कुछ दूर जाकर उत्सर्जन करते हैं कुछ देर बाद। तो उसी प्रकार के जो बीज है वो निकलते हैं, ठीक है ना, उत्सर्जी पदार्थों में शामिल होते हैं। फिर उत्सर्जी पदार्थ जो है वो मिल जाते हैं मिट्टी के साथ, याद रखना है। ठीक है ना, और उसी मिट्टी में वह बीज रहती है और बीजों में फिर से नए पौधों की जन्म होता है। ठीक है ना, तो बीजों का जो आदान प्रदान है वो बहुत हद तक जानवर करते हैं, बहुत हद तक वर्षा करती है, बहुत हद तक हवाएं भी करती हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अब आपको जान लेना है वन भूमि की सतह, आप देख पा रहे हैं वन भूमि की सतह कुछ ऐसी होती है जहां पर सूरज की रोशनी काफी कम पहुंच पाती है। ज्यादातर पत्तियां होती हैं, सड़ी गली कार्बनिक पदार्थ जो होता है ये पूरे तरह से भरी होती हैं। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। अब आपको जान लेना है वृक्षों के बारे में। अगर हम पूरी तरह से वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क होगा। ठीक है ना, अगर हम पूरी तरह से वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क होगा, क्या हम जीवित रह पाएंगे। याद रखना फ्रेंड्स, वन में एक निर्दिष्ट प्रणाली है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अगर हम पूरी तरह से वृक्षों को काट दें तो क्या होगा, वृक्षों को नहीं खा पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी सारे शाकाहारी जीव हैं। शाकाहारी जीव अगर वृक्षों को अगर नहीं खा पाएंगे तो उनकी जो संख्या वो बढ़ जाएगी। ध्यान देना है, उनकी संख्या बढ़ जाने से वो क्या करेंगे, आसपास में जितने भी सारे जगह है, ठीक है ना, वो आगे बढ़ेंगे और धान की जो भूमि है, धान जहां पर फसल हो रही है, धान की, गेहूं की, उस पर टूट पड़ेंगे। ध्यान देना है। इसीलिए क्या होता है ना, वृक्ष जो होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से मांसा जो शाकाहारी जीव है वो भी इंपॉर्टेंट है। शाकाहारी अगर जीव बढ़ते हैं तो वो टूट पड़ेंगे शहरों की तरफ या फिर किसी ऐसे जगह पर जहां पर फसलों के उत्पादन हुए हैं, उन्हें खाने लगेंगे और फिर हमारे लिए खाद्यान्न जो है उनका अभाव हो जाएगा। ध्यान देना है। तो आप देख पा रहे हैं अब इन शाकाहारी जीव को अब मारने के लिए जन्म होता है जनरली मांसाहारी का। मांसाहारी जितने भी सारे जीव हैं वो शाकाहारी का शिकार करते हैं, उन्हें पकड़कर खाते हैं, अपना जो भूख है उनको शांत करते हैं। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं ये मांसाहारी शरीर भी फिर न किसी मांसाहारी जानवरों का शिकार होते हैं, फिर उन्हें खा लिया जाता है। ठीक है ना, ये एक चेन है, खाद्य का एक श्रृंखला है जहां पर एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, ठीक है ना, और अपने भूख को शांत करते हैं। याद रखना है ये वन में, ठीक है ना, ये वन में होने वाला एक खाद्य श्रृंखला है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपितु यह होता है वन और जंगल में। ध्यान देना है। आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना, और खाद्य जो श्रृंखलाएं हैं वो पहला कोई चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो,
प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी न किसी रूप से वो पेड़ और पौधों पर ही निर्भर है। याद रखना है आपको। अब है आपको जान लेना कि आखिर खाद्य श्रृंखला क्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, घासों को कीटों द्वारा खाया जाता है, उन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं, इसे ही हम खाद्य का एक श्रृंखला कह रहे हैं, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये खाद्य श्रृंखला आप देख पा रहे हैं। ये जो है ना वन और जंगल की परिस्थितियां जो है आपको बताई जा रही हैं, जहां पर जो है जल भी मौजूद है, ध्यान देना है आपको, जहां पर मिट्टी भी मौजूद है, जहां पर अपघटक भी मौजूद है, विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी मौजूद हैं, जो जो सड़े गले जो पेड़ पौधे हैं उन्हें वो क्या करते हैं, उन्हें ह्यूमस में बदलने में काफी हेल्प करते हैं ये अपघटक, ध्यान देना है। और जितने भी जीवधारी हैं, जो भी जंतु हैं, उनके मरने के बाद उन्हें वो ह्यूमस में बदलने का जो काम है वो ये अपघटक करते हैं। ठीक है ना, पोषक तत्व जो है वो मिट्टी में मौजूद होती है। पास में देखिए आप जो है नदियां भी किसी न किसी जंगल में होती है, यानी पानी की जो प्रचुर मात्रा भी होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है आप देख पा रहे हैं पेड़ पौधे कर रहे हैं, जहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, आप देख पा रहे हैं। और परागगण जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंस, आप जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना प्रजनन करते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंस होता है वो है परागगण का स्थानांतरण। ठीक है ना, परागगणों का स्थानांतरण में रोल होता है न केवल वर्षा का, न केवल वायु का, बल्कि कीट पतंग और ये पक्षियों का भी रोल होता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, पौधे का विकास होता है, एक नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है ना, आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे फ्रेंड्स। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। अब आपको जान लेना है कि आखिर वन में पादप, मृदा और अपघटक का जो संबंध है वो किस तरह का है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ये सभी एक दूसरे से निर्भरशील हैं। जब भी ये जो आप देख पा रहे हैं सजीव, ठीक है ना, चाहे वो आप देख पा रहे हैं वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो या फिर सजीव वाले जानवर हो, कोई भी हो, वो मरने के उपरांत जब अपघटन करता उसे शरीर को अपघटित करते हैं तो वो मृदा में ही बदल जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। जितने भी सारे पदार्थ हैं वो जो कि अपघटित हो सकते हैं वो मिट्टी में बदल दिए जाते हैं और वह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ह्यूमस उसमें काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वन और जंगल की जो मिट्टियां होती हैं काफी प्रचुर मात्रा में वहां पर ह्यूमस की मात्रा मौजूद होती है। वही आपको जान लेना है अगले टॉपिक में। आप देख पा रहे हैं ह्यूमस आखिर हम किसे कहते हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने कहा कि मृत पादप और जंतु उतक को खाते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ये कौन करता है, ये कहते हैं सूक्ष्म जीव। याद रखना है, सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, हम खाली आंखों से हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमस जो है आखिर पेड़ पौधे द्वारा वो यूज कर लिया जाता है, किस प्रकार कौन कौन सी मिट्टियां में ह्यूमस जो है वो मिलते हैं। इसके बारे में आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पादप जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन का क्रिएट कर रहे हैं, उसी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है जंतु। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइकिल के द्वारा आपको बताया गया है और साइकिल से जंतु फिर छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निर्गत करते हैं, फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वह शामिल करते हैं। ठीक है ना, उन्हें क्योंकि फूड बनाना होता है, उन्हें भोजन का निर्माण करना होता है। अब आपको जान लेना है अपघटक के बारे में। जैसा मैंने कहा कि पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें ही हम अपघटक कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है कि वन ना केवल बाढ़ को संतुलित करते हैं, ठीक है ना, साथ में वायु को भी फ्रेश रखते हैं। ठीक है ना, और वन जो मिट्टी है, वनों की जो मिट्टी है उन्हें भी उपजाऊ बनाकर रखते हैं। यह बात याद रखना है। ये कौन रखते हैं, ये रखते हैं अपघटक। याद रखना है आपको इन बातों को। अब आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि आखिर वृक्षों की जब संख्या कम होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर। जब वृक्षों की संख्या कम होगी ना फ्रेंड्स, तो वह जो जगह है, याद रखना है, जो बाढ़ आते हैं ना फ्रेंड्स, वर्षा के कारण बाढ़ काफी दूर तक बहने लगेगा, गांव के गांव डूब जाएंगे। ध्यान देना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं
जो भी पेड़ पौधे हैं ना वो वर्षा के जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना, वर्षा के जल को रोकते हैं, मिट्टी को अपरदन होने से बचाते हैं। कौन? ये पेड़ पौधे, जंगल, ठीक है ना, वन, ये बचाते हैं, मिट्टी के अपरदन होने से बचाते हैं। और साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि भूमि के अंदर जो भौम जल है उनका भी बैलेंस को बरकरार रखती है ये वन और जंगल, याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि किस प्रकार से वन और जंगल जो हैं वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बनाकर रखते हैं, वो किस प्रकार से संभव हो पाता है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, पेड़ पौधों को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। यहां तक आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे भी हमारी तरह ऑक्सीजन को लेते हैं, जिस तरह से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद हम निर्गत करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जहां पर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल की सहायता से वो तैयार करते हैं। क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपने भोजन को वो तैयार करते हैं, याद रखना इन बातों को। और निर्गत करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है ना। और उन्हीं ऑक्सीजन को हम पुनः जो है हम ब्रीदिंग के रूप में, हम श्वसन के रूप में हम उन्हें लेते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और इस तरह से जो वन और जंगल है, पूरी तरह से कहा जाए हमारे पृथ्वी पर जितने भी वन और जंगल है वो क्या है, वो एनवायरनमेंट में, वातावरण में CO2 और O2 का बैलेंस जो है वो बरकरार रखते हैं। इसीलिए वन और जंगल को क्या कहा जाता है, वो उन्हें हम कहते हैं फेफड़ा। क्या है वो? फेफड़ा है हमारे इस जीवन का, इस पृथ्वी का। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब है फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना कि वन जो होते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी मौजूद होते हैं। वन में विभिन्न प्रकार के ऐसे सभी तरह के परिस्थितियां होती हैं जो विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनका उत्पादन हो सके, उनका जन्म हो सके, विभिन्न प्रकार के पौधों का जन्म हो सके। किसी एक प्रकार के जंगल में एक प्रकार के जानवर नहीं पाए जाते हैं और नहीं एक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और एक ही प्रकार के जंगल में मौजूद होती हैं मांसाहारी जंतु भी मौजूद होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरे के वो बिल्कुल परिपूरक हैं, यानी जंगल में पेड़ पौधे और जंतु जानवर एक दूसरे के परिपूरक हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये जो जंगल है, किस प्रकार हम जंगल को कहेंगे गतिक सजीव इकाई। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा, ठीक है ना। जंगल में उत्पाद होने वाले जो जितने भी सारे पदार्थ हैं वो जंगल के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। जंगल में जितने भी सारे घटक हैं उनके द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। अगर कोई भी जानवर हो, ठीक है ना, उनका जो प्रमुख रूप से वो निर्भर है किस पर ना, पेड़ पौधों पर, ठीक है ना। हरे पेड़ पौधों पर वो निर्भर होते हैं। हरे पेड़ पौधों को खाकर ही कोई खाते हैं कोई जंतु, ठीक है ना। फिर उस जंतु को कोई एक बड़ा जंतु खा लेता है, ध्यान देना है, कोई उस जंतु को बड़ा जंतु खाता है, ठीक है ना, भक्षण करता है उस जंतु का, याद रखना है। और फिर उस जंतु को कोई एक बड़ा उससे जंतु खा लेता है। ये एक चेन है, ये एक श्रृंखला है, ध्यान देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, पूरे वन में, जंगल में चेन एक बना रहता है, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर ये गतिक सजीव इकाई आखिर किस प्रकार से रिलेट करेगी, किस प्रकार से हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता होती है, ठीक है ना। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादप के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। कौन? अपघटक, ठीक है ना। और वन में इस प्रकार वन में एक गतिक सजीव इकाई जो है वो काम करती है, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने कहा कि बीज एक जगह से दूसरे जगह भी वो जानवर ले जाते हैं, ठीक है ना। वनों में जो खाद्य श्रृंखला है वो किस प्रकार से बरकरार रहती है, ठीक है ना। अब है कि आखिर वनों को आखिर गतिक क्यों कहा जा रहा है,
क्यों चलायमान है, ठीक है ना, क्यों ये मूवेबल है, ठीक है ना, याद रखना है। जैसा आप सभी जानते हैं जितने भी सारे प्राणी मौजूद होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं वन और जंगल में, वो अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए मूव करते हैं। ध्यान देना है, खाद्य को प्राप्त करने के लिए मूव करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है ना, फिर से उनकी मृत्यु होती है और फिर से वह जो पदार्थ है, उनका जो शरीर है, अपघटनकर्ताओं द्वारा मिट्टी में मिल जाता है और वह मिट्टी फिर से उपजाऊ होती है, ह्यूमस की मात्रा उसमें फिर से समाहित हो जाती है। ध्यान देना है, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ किसी और एक जंतु का जन्म हो रहा होता है, ध्यान देना है, ठीक है ना। एक जगह अगर कोई पेड़ नष्ट हो रहा है तो हम देखेंगे कहीं दूसरी तरफ वह पेड़ जो है, ठीक है ना, वो दूसरी तरफ पेड़ का जन्म हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर एक तरफ पेड़ कोई नष्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ कहीं वह पेड़ जन्म ले रहा होगा। कहीं अगर एक प्रकार के जंतु अगर नष्ट हो रहे हैं या फिर मर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उस प्रकार के एक जंतु का फिर से जन्म हो रहा होगा। तो इस प्रकार से पूरा जो वन और जंगल है ना फ्रेंड्स, वो एक गतिक सजीव इकाई है। वन और जंगल जो है वह एक जीवन से भरपूर एक सोर्स है, ठीक है ना, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों का वास होता है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो क्या प्राणी रहेंगे फ्रेंड्स? क्या जितने भी प्रकार के जो प्राणी हम देख पा रहे हैं वो जंगल में उनका घर होता है। अगर जंगल नहीं होते हैं तो वो उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। इसीलिए वन और जंगल को गतिक सजीव इकाई कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि आखिर किस प्रकार से ये जो वर्षा है ना फ्रेंड्स, किस प्रकार से वर्षा से ये जो भौम जल का स्तर है वो वन जो है नियंत्रित करते हैं। आप देख पा रहे हैं वर्षा हो रही है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है पेड़ पौधों के माध्यम से, ठीक है ना। समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परती वर्षा की बूंदों को चाल कम कर देती हैं, जिससे मिट्टी का जो कटाव है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है, मिट्टी का अपरदन कम हो जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की जो मात्रा है वो मौजूद होती है। अब देख पा रहे हैं क्षयपान जो सामग्री से ढकी हुई भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है, काफी ढीली होती है यहाँ की मिट्टी, ठीक है ना, काफी दलदली भारी होती है, ठीक है ना, याद रखना है। अब आपको जान लेना कि आखिर मूल तंत्र जल भूमि के नीचे स्रावित होने में सहायक होते हैं। जो मूल होते हैं जड़ के, ठीक है ना, ये पेड़ पौधे के जो जड़ होती हैं, ये मिट्टी ये पानी को क्या करती हैं, जो भी पानी ये मिट्टी द्वारा अवशोषित होती है उन्हें ये भौम जल तक, ध्यान देना है, इन्हें ये भौम जल तक ये भेजने में ये सहायक होती हैं, ठीक है ना, याद रखना है। और यहाँ पर सबसे अच्छा यानी वन जो है सबसे अच्छा वायु के स्तर को, ठीक है ना, सबसे स्पष्ट और शुद्ध वायु के स्तर को और पानी के स्तर को काफी शुद्ध बनाए रखने में ये काफी मदद करती है। कौन? वन और जंगल। वन और जंगल काफी हद तक धूल जो है ना, डर्ट, वो उनका अवशोषण करती है। वन और जंगल न केवल धूल और सिर्फ गंदे पदार्थों का अवशोषण करती है, ठीक है ना, साथ में जो आवाज है, साउंड्स है, उनका भी ये अवशोषण करती है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो इसके बदले में वन और जंगल जो उद्भिद हैं, पेड़ पौधे हैं, हमसे कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन उनके बदले में हम क्या कर रहे हैं, वन का क्या कर रहे हैं, हम उन्मूलन कर दे रहे हैं। वन और जंगल को हम काट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मकान बनाना होता है, हमें फसलें करनी होती है, ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वन और जो जंगल है, ठीक है ना, अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, उनके बारे में भी आपको कुछ बातें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर पिक्चर्स में भी बताया जा रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। वन और जंगल अगर नहीं होते तो देखिए किस प्रकार से ये जो प्रदूषण है हमारे चारों तरफ, ये आप देख पा रहे हैं, प्रदूषित जो वायु है किस प्रकार से हमारे चारों तरफ ये फैल रही है। अब देख पा रहे हैं कल कारखाने से निकलने वाला जो धुआं है ये हमारे चारों तरफ फैल जा रही है। और वन और जंगल जहां पर होते हैं तो ये धूल गंध के साथ साथ आवाज शोरगुल को भी ये काफी हद तक समाप्त कर देती है, ये जंगल या फिर पेड़ पौधे, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का जो ताप है वो बढ़ने लगेगा। पेड़ पौधे और पादप की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कहां से रह पाएंगे विभिन्न प्रकार के सजीवधारी, ठीक है ना। साथ में पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा
जल को नहीं बांध पाएगी और बाढ़ आती ही रहेगी। आप सभी को मैंने वीडियोस में भी बताया कि आखिर पेड़ पौधे किस प्रकार से वनों के बहाव को रोकते हैं, ठीक है ना। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन आरोपण जो है काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, वन का आरोपण करना, ठीक है ना, वन को उन्मूलन नहीं करना है। अगर हमें जिंदा रहना है, हमारे वातावरण को अच्छे रखना है, तो वन का हमें क्या करना है, वन रोपण करना है, ठीक है ना। वनों का, जंगलों का, पेड़ पौधों का रोपण करना है, उन्हें बचा कर रखना है, उन्हें संरक्षित रखना है, ठीक है ना। याद रखना है, अगर वन का हम उन्मूलन कर दिए तो वह हमारे लिए काफी घातक सिद्ध होगी, ठीक है ना। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम आखिर उठा सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी बातें हैं जो वनों के बारे में है, जंगलों के बारे में, हमें काफी चिंतित बनाती है। यह बात भी आपको कई बार सवालों में पूछा जाता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं वनों के बारे में जिन्हें सोचना आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में गहन चिंतन करना आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे वह वन, जंगल, उद्भिद या पेड़ पौधों के ही बारे में क्यों ना हो, ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अब है, जैसा मैंने कहा, अगर वन और जंगल ना हो तो देख पा रहे हैं आप किस प्रकार पिक्चर्स में बाढ़ जो है वो किसी एक गांव को पूरा बहा के ले जाएगा, डुबा के ले जाएगा। अगर, क्योंकि जल को बांधने का जो काम है वो सिर्फ ये वन और जंगल ही या पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े प्रश्न और उत्तर के बारे में। चलिए, अब हम लोग देख ले रहे हैं आखिर सवाल नंबर 1 में हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। ये आपका सवाल नंबर 1 है, जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का उत्तर चलिए देख ले रहे हैं कि किस तरह से हमें देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना है विभिन्न प्रकार के जानवर, ब्रैकेट में आपको लिखना है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंगलों में रहते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स कि जंगल में, वनों में किसी एक भी प्रकार के जानवर नहीं रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर चारों तरफ रहते हैं। हो सकता है वो शाकाहारी हो सकता है वो मांसाहारी हो या फिर सर्वाहारी हो। सभी प्रकार के जंतुओं का झुंड जो है किसी वन में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। और ये खाद्य श्रृंखला में योगदान करते हैं। खाद्य श्रृंखला में योगदान कहने का तात्पर्य यह है कि वो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का वो भोज्य पदार्थ के रूप में वो ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और दिन क्या होता है, इस प्रकार से किसी भी जो वन्य प्राणी है उनका विघटन हो जाता है, ठीक है ना, उनको भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है ना। और खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य यह है कि वो एक दूसरे का क्या करते हैं, भूख को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं। और अंत में जो लास्ट का जो प्राणी है उनका भी विघटन होता है। तो देखा जा रहा है कि जो पूरी एनर्जी है खाद्य का, जो ये पूरा श्रृंखला है वो वन से शुरू होता है और वन में ही फिर से सीमित हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स। फिर आपको लिखना है कि निम्नलिखित गतिविधियों से पता चलता है कि कैसे जानवर वन को बढ़ने और पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। आपको पहले लिख देना है ये लाइन, ठीक है ना, कि आपको गतिविधियों के बारे में आपको पता है, तो आपको लिखना है कि निम्नलिखित गतिविधियों से यह पता चलता है हमें कि जानवर किस प्रकार से वन को बढ़ने में और फिर पुनर्जीवित करने में वो मदद करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है जानवर जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों के फैलाव में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो जंगल में जो जानवर होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के बीजों का जो फैलाव होता है वो उन्हीं के माध्यम से होता है, ठीक है ना। आप सभी ने जाना था कि आखिर किस प्रकार से परागगण जो है वो फूलों से दूसरे फूल में या फूलों से उसी फूल में फैलाव होते हैं। इसमें बहुत सारे जो अवयव हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। हवा भी होता है, वर्षा भी होता है, कुछ परागगण के जो
आकर्षण में आने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी होते हैं, उनके शरीर में चिपक जाते हैं परागकण, और फिर वो जब दूसरे फूल में जब जाते हैं या फिर उसी फूल में जब ये बैठते हैं तो फिर क्या होता है ना, फिर क्या होता है, फूलों का एक अलग से रूप बनता है। ठीक है ना, आप सभी ने जाना था। तो फ्रेंड्स, जानवर भी क्या करते हैं, बीजों को फैलाव करने में मदद करते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह में जाना, फिर फूलों के बीज का टूटना, विभिन्न प्रकार के बीजों से आप जानते हैं किस प्रकार से पौधों की वृद्धि होती है। एक बीज से दूसरे बीज का, एक बीजों से पौधे का जन्म होना, फिर वो पौधे का बड़ा होना। तो आप सभी जानते हैं जितने भी सारे शाकाहारी जो जीव हैं वो पेड़ पौधे को खाते हैं, और पेड़ पौधे को खाने के बाद जब उत्सर्जन करते हैं तो फिर उन्हीं बीजों को वो निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उन्हीं बीजों से फिर नए पौधे का जन्म होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जानवर जो है एक जगह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों का फैलाव में कैसे मदद करते हैं। दूसरी बात यह है, आपको याद रखना है कि पशुओं का मलमूत्र, जैसा मैंने आपको कहा, पशुओं का मलमूत्र और उनके मित्र शरीर जब मिट्टी में विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाना यानी टूट जाना, विखंडित हो जाना, जब मिट्टी में मिल जाना तो क्या होता है, तो पौधों के लिए खाद्य के रूप में काम करते हैं। यह एक दूसरा उपाय है कि जब पशुओं का मलमूत्र हो, उनका शरीर जब विघटन हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो फिर पौधों के लिए खाद्य के रूप में यह उपयोग होता है। ठीक है ना। और नंबर 3 पॉइंट में आपको लिखना है कि सूक्ष्म जीव मृत पौधे और पत्तियों को खाद तथा ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। याद रखना है, सूक्ष्म जीव जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मृत पौधों को, ठीक है ना, जो डेड किए हुए प्लांट्स होते हैं, पत्तियों को खाद तथा ह्यूमस में चेंज करते हैं वो। और जो पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है भरपूर, वो पोषक तत्व से भरपूर होता है। कौन होता है, जितने भी सारे ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस में जनरली ही वह पूरा पोषक तत्वों से ही भरा होता है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। और मिट्टी में ह्यूमस पौधों के विकास के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। तो आपने जान लिया कि किस प्रकार से वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में जीव जंतु जो हैं वो किस प्रकार मदद कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आखिर प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2। समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। ये आपका सवाल नंबर 2 है, जहां आपको पूछा जा रहा है कि आपको बताने हैं, अपने वन के बारे में तो जान लिया, अब आपको बताने हैं कि वन आखिरकार किस तरह से किसी बाढ़ की रोकथाम कर पाएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं जो वन है, वन के कारण वर्षा का जल जो है वो क्या करता है, वर्षा के जल को रोकथाम करते हैं। ठीक है ना, वर्षा के जल को वो अवशोषण करते हैं। यहां तक कि भूमिगत जो जल है वहां तक पहुंचना भी इसके लिए जिम्मेदार होता है पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स, तो फिर बाढ़ के पानी को भी रोक पाना मुश्किल होगा, बाढ़ का पानी भी भूमिगत जल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये भी आपको समझना है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से सजाकर लिखना है। ठीक है ना, आपको फ्रेंड्स सबसे पहले लिखना है कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करता है। आप सभी जानते हैं कि जो वर्षा का जो जल होता है उनको अवशोषित करने वाला कौन होता है, उनको अवशोषित करने वाला होता है वन, जंगल, पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे ना तो वर्षा का जो जल होता है वो बहुत जल्द ही बाढ़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। गांव के गांव जो है वो डूब जाएंगे बाढ़ के, ठीक है ना, बाढ़ से। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी संभव हो सके वो वन का रोपण करना, ठीक है ना, वनों का उन्मूलन नहीं करना है, वृक्षारोपण करना है। तो वन क्या करते हैं, वर्षा के जल की जो प्राकृतिक अवशोषक के रूप में वर्षा का जो जल होता है उनको शोषण करते हैं। कौन, ये वन। ठीक है ना, जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो सीधे जमीन पर नहीं गिरता है, सीधे जमीन, इस लाइन को लिखने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को जकड़ करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता है। आप सभी जानते हैं पानी का जो बहाव है वो अपने साथ मिट्टियों को भी ले जाती है। मिट्टी जहां पर हल्की होती है वह उसे बाढ़ का पानी जो है वो मिट्टी को ले जाती है बहाकर और किसी दूसरे जगह में पाट देती है। ध्यान देना है, जहां पर पेड़ पौधे होंगे तो क्या करेंगे, वो मिट्टियों को पकड़ के रखेंगे। ठीक है ना, मिट्टियों को पानी के साथ बहने नहीं देंगे। इसलिए जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो ये सीधे जमीन पर नहीं गिरता है। तो अब क्या होगा, मिट्टियों का अपरदन नहीं होता है, या धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है और अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वन न केवल जल को अवशोषित करते हैं बल्कि मिट्टी की कटाई, जैसा मैंने कहा,
ठीक है ना। मिट्टी की कटाई एवं बाढ़ को भी रोक देते हैं। कौन? ये वन। मिट्टी की कटाई को किस प्रकार रोकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, और फिर बाढ़ को कैसे रोक देते हैं? जल का अवशोषण करके, ठीक है ना। बाढ़ को ज्यादा दूर तक जाने नहीं देते। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बहुत सारे पानी को वो वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। और अवशोषक के रूप में काम करते हैं पेड़ पौधे, वन जंगल। अवशोषक कहने का तात्पर्य वो बाढ़ के पानी को अवशोषक करते हैं, ठीक है ना, उनका शोषण कर लेते हैं, उनको शोषक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनका, और फिर वो धीरे धीरे पानी उनके जड़ों तक पहुंचता है। और फिर बहुत समय ऐसा होता है जिनकी जो पेड़ की पौधे हैं काफी गहराई तक जाती हैं, तो ये जो जड़ें हैं ये धीरे धीरे पानी को रिसने का काम भी करती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, वन इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बाढ़ की जो रोकथाम है, ठीक है ना, बाढ़ को बहुत हद तक ये रोकते हैं वन जंगल। याद रखना आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किसी दो के नाम बताइए, ये वन में क्या करते हैं? ये आपका सवाल नंबर 3 है, जहां आपको पूछा जा रहा है डिकम्पोजर्स, अपघटक क्या होते हैं, किसी दो डिकम्पोजर्स के आपको नाम बताने हैं, ठीक है ना। और ये वन में क्या करते हैं, आखिर इनका काम क्या है, कुछ तो काम होगा इनका, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर अपघटक होते क्या हैं, तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। याद रखना है ये वर्ड ह्यूमस, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ह्यूमस में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, याद रखना है। जो सूक्ष्म जीव मृत पौधों को, जानवरों को ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं, उन्हें ही हम लोग अपघटक डिकम्पोजर्स कहते हैं। याद रखना है, ठीक है ना। डिकम्पोजर्स का जो मात्रा है वो अनगिनत लाखों करोड़ों में होता है। अब खाली आंखों से डिकम्पोजर्स को नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। तो ये मिट्टी में भरपूर मात्रा में वन जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ वन जंगल में बड़े बड़े सिर्फ शाकाहारी जो जानवर हैं या फिर मांसाहारी या फिर सर्वाहारी जंतु ही नहीं, बल्कि डिकम्पोजर्स भी उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे मशरूम है और बैक्टीरिया है, ये डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है ना, ये अपघटक हैं। ये क्या करते हैं, ये सड़े गले पौधों को ये कार्बनिक पदार्थों में बदलने में ये हेल्प करते हैं। कौन? मशरूम और बैक्टीरिया। अब आपको जानना है कि ये वन में करते क्या है, काम आखिर क्या है इनका, ठीक है ना। तो आपको लिखना है अपघटक मृत पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं जो वन की मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाता है। जैसे ही कार्बनिक पदार्थों में ये तोड़ देते हैं उन्हें, ठीक है ना, ह्यूमस में जब उन्हें परिवर्तित करते हैं तो वो मिट्टी के साथ मिल जाती है और यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। और इस प्रकार से यह पौधों को आवश्यक तत्व प्रदान कर रहा है, ठीक है ना, उन्हें डिकम्पोज करके उन्हें मिट्टी में मिलाकर। इस प्रकार अपघटक क्या करते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये डिकम्पोजर्स काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। कई बार ऐसा सवाल जो है आपको पूछा भी जाता है एग्जामिनेशंस में, याद रखना है। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका। याद रखना है कि वो वनों की भूमिका को आपको समझाना है। वनों की क्या भूमिका होती है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस बना रहता है, एक संतुलन बना रहता है, उसमें क्या कुछ वनों की भूमिका होती है? अगर होती है तो वो आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। हालांकि मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना, कि किस प्रकार से वन और जंगल और पेड़ पौधे किस प्रकार से संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी बैलेंस होता है प्रॉपर रूप से और कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रॉपर रूप से बैलेंस होता है। वो बैलेंस को किस तरह से वन और जंगल और पेड़ पौधे बनाते हैं, चलिए हम जानते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस सवाल के उत्तर में आपको लिखना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला लाइन आपको ये लिखना है, आपको बता देना है कि वन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बैलेंस को बनाए रखने का काम ये वन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं चलिए जान लेंगे। वन एक आत्मनिर्भर प्रणाली की तरह काम करता है। वन किस तरह काम करता है? आत्मनिर्भर है, स्वपोषी, खुद का पोषण करने वाला। कौन? पेड़ पौधे, ठीक है ना। आप सभी ने पढ़े थे लास्ट के चैप्टर्स में, स्वपोषी कौन होते हैं? जितने भी सारे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो वन एक आत्मनिर्भर प्रणाली है, ठीक है ना। जंगल में जो भी कुछ उत्पन्न होता है उसका प्रयोग जंगल के विभिन्न घटकों के द्वारा किया जाता है।
ठीक है ना, सभी जानते हैं जितने भी सारे पदार्थ हैं उनका उपयोग जंगल के विभिन्न प्रकार के घटक कंपोनेंट्स कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हो रहा है क्या, श्वसन के दौरान पशु तथा पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। आप सभी को यही बात याद रखना है फ्रेंड्स कि सिर्फ जानवर जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को लेते हैं। आपने लास्ट के चैप्टर में पढ़े थे फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है बातों को कि श्वसन के दौरान पशु तथा पेड़ पौधे दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का फिर क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन में वो बदल देते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना है, हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पौधों के द्वारा भी छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पेड़ पौधे फिर से इंटेक करते हैं, लेते हैं और फिर वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इनका यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, देन इन्हें बदल देते हैं किसमें, ऑक्सीजन में ये बदल देते हैं। किसे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फिर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। अब होता क्या है, हम फिर उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इस प्रकार से पूरा बैलेंस जो है वो वायुमंडल में, एनवायरमेंट में पूरा बैलेंस होता है। यहां तक कि कचरों का भी जंगल में उपयोगी पदार्थ में बदल दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं जितने भी सारे पदार्थ जो जंगल में बन रहे हैं उनका फिर से जो है यूज हो रहा है, रिसाइकल्ड वे में उनका यूज हो जा रहा है। कुछ पदार्थ का बनना, फिर टूट के विखंडन होना, फिर पदार्थ में मिल जाना, फिर नए पदार्थ का जन्म होना। इस प्रकार से पूरा वन जो श्रृंखला है, वन में एक श्रृंखला होती है, ठीक है ना, जितने भी सारे जीवधारी होते हैं उनके जो उत्पाद होते हैं, ठीक है ना, उनका उत्पाद ही विभिन्न घटक के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। अभी मैंने आपको इस सवाल के बारे में कुछ हिंट्स दिया कि आखिर वनों में कुछ भी बर्बाद क्यों नहीं होता, व्यर्थ क्यों नहीं होता, उनके बारे में आपको फोकस करना है, बताना है, समझाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से सजाकर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कि वन उत्कृष्ट, परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन कारखाने हैं। किसके कारखाने हैं, वन उत्कृष्ट होते हैं, ठीक है ना, परिपूर्ण होते हैं खुद में ही, और प्राकृतिक पुनर्जनन के कारखाने हैं कौन, वन। याद रखना है सभी जानवर चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी अंततः भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। याद रखना है जीव कोई भी हो, चाहे शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी हो, अंततः लास्ट में देखा गया है कि वह जिस तरह से भोजन को प्राप्त कर रहा है वह भोजन जो किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वह पौधों से ही लिया जा रहा है, ठीक है ना। शाकाहारी पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। समझना है, शाकाहारी पौधे क्या खाते हैं, शाकाहारी पौधे पेड़ पौधों को खाते हैं, उनके उत्पाद को खाते हैं, फिर उन्हीं शाकाहारी जानवरों को खा लेते हैं मांसाहारी। जानवरों और पौधों के मृत अवशेष सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसा मैंने आपको अपघटक के बारे में, डिकम्पोजर्स के बारे में अभी कुछ देर पहले ही बताया, और विघटित हो जाते हैं तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं और फिर विघटित हो जाते हैं उसी मिट्टी में, उसी जंगल की मिट्टी में। जंगल में जो भी कुछ उत्पन्न होता है उसका उपयोग अंततः जंगल के विभिन्न घटक के द्वारा कर लिया जाता है। अब जंगल के घटक हो सकता है, जंगल की जो घटक है सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं, ठीक है ना, यहां तक कि कीड़े मकोड़े से लेकर पतंगे से लेकर विभिन्न प्रकार के जितने भी सारे जीव हैं, ठीक है, यहां तक कि बैक्टीरिया, वायरस, सब जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक है ना, वो सभी आते हैं इनके घटक में शामिल हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना। इनमें एक भी घटक का ना होना, डिकम्पोजर्स और सूक्ष्म जीव अगर मान लेते हैं अगर जंगल में नहीं प्रेजेंट हो तो फिर क्या होगा, जंगल का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा फ्रेंड्स, ये बात भी आपको जान लेनी है, ठीक है ना। वन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखते हैं और लगभग सभी पदार्थों का उपयोग या नवीनीकरण होता रहता है। जैसा मैंने कहा पदार्थ बनते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं, फिर से नए पौधों की या फिर से नए किसी जीव की उत्पत्ति होती है, फिर से वो आगे बढ़ते हैं अपने जीवन के सभी
जीवन की जितने भी सारे उनके कार्य हैं उनको पूरा करते हैं, फिर से उनका एज होता है, उम्र होता है, फिर से वो विघटित होते हैं, फिर से नए पदार्थों की जन्म या फिर उत्पत्ति होती है। इस प्रकार एक साइकिल चलता है, एक चक्र चलता रहता है, ठीक है ना। जैसे लिखा गया है, लगभग सभी पदार्थों का उपयोग या फिर नवीनीकरण होता रहता है। इसलिए एक जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता है, किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरीके में, किसी न किसी अवयवों के द्वारा वो क्या होते हैं, उपयोग कर ही लिए जाते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 6, ऐसे 5 उत्पाद के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। काफी आसान सवाल है फ्रेंड्स, आप सभी बता सकते हैं कि आखिर वे कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम वन से या फिर जंगलों से प्राप्त कर पाएंगे या पाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, उत्तर के रूप में आप बोलेंगे फल और सब्जियों को, लकड़ियों को आप प्राप्त कर लेते हैं, तारपीन या फिर लेटेक्स या फिर रबर का कच्चा उत्पाद के रूप में, मसालों को, ठीक है ना, या फिर गोंद को, दवाओं को या फिर जड़ी बूटियों को, विभिन्न प्रकार के लकड़ी से लेकर, फल फूल से लेकर, तारपीन से लेकर, लेटेक्स गम से लेकर, मसालों से लेकर, दवाओं, जड़ी बूटियों, काफी सारे पदार्थों का ये एक सोर्स है, ठीक है ना। काफी सारे पदार्थों की प्राप्ति का सोर्स है कौन, ये वन और जंगल। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। अब देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ आपको कथन दिए जा रहे हैं, याद रखना है, कुछ कथन आपको दिए जा रहे हैं, उन कथनों को आपको, वो कथन ब्लैंक हैं और फिर उन ब्लैंक को सही रूप से शब्दों के द्वारा आपको भरने हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पढ़ते हैं कि आखिर सवाल नंबर क में हमसे क्या पूछा गया है। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं। याद रखना है, कीट, कीट पतंगा, इंसेक्ट्स, तितलियां, मधुमक्खी, पक्षी, पुष्पीय पादप, आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा आखिर, ठीक है ना, रिप्रोडक्शंस के बारे में ना पढ़ा फ्रेंड्स आपने कुछ चैप्टर्स पहले ही। तो पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं, तो किस में सहायता करते हैं, उनके परागगण में सहायता करते हैं, ठीक है ना। पुष्पीय पादपों की परागगण में सहायता करते हैं। आप देख पा रहे हैं आंसर्स में परागगण है ना, परागगण में वे सहायता करते हैं। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, ठीक है ना। आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी जाने थे, जहां पर कीट पतंग थे शामिल, हवाएं भी थी, ठीक है ना, वर्षा भी थे, सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स है, अवयव हैं, वो परागगणों में सहायता करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर ख, देख लेंगे प्रश्न नंबर ख में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर ख, वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को। किनको परिशुद्ध करते हैं, ध्यान देना है, वन किनको परिशुद्ध करते हैं, तो वन परिशुद्ध करते हैं, हवा को परिशुद्ध करते हैं, ठीक है ना, पानी को परिशुद्ध करते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी। हवा को काफी, अगर आपका घर, अगर आपका गांव जो अगर वन और जंगल के आसपास अगर उपस्थित है, तो आप डेफिनेटली आप जान लेंगे कि आपके आसपास की जो हवाएं हैं वो काफी ताजगी होगी, काफी सुगंध भरी हो सकती है, काफी साफ सुथरा हो सकती है। याद रखना है, क्योंकि जो वन और जंगल का महत्वपूर्ण काम ही है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, ठीक है ना। और ऐसे हवा जिसमें प्रचुर मात्रा में साफ सुथरी अगर ऑक्सीजन की मात्रा हो, जहां पर प्रदूषण कम हो, तो आपको सांस लेने में काफी ताजगी का अनुभव होगा। याद रखना है, ठीक है ना। तो वन परिशुद्ध करते हैं किसको, हवा को परिशुद्ध करते हैं और पानी को भी परिशुद्ध करते हैं, ठीक है ना। याद रखना है, शाक वन में डैश परत बनाते हैं। जो शाक होते हैं वो वन में क्या करना बनाते हैं, जो शाक होता है वो वन में निचली परत को बनाते हैं। आप सभी ने जाना कि वन में जनरली जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की परतों का निर्माण करते हैं वन, ठीक है ना। तो जो शाक जो होते हैं वो वन में निचली परतों का निर्माण करते हैं। याद रखना आपको इन बातों को। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद, ठीक है ना, याद रखना है, वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करती है। किसको, मिट्टी को फ्रेंड्स, याद रखना है, मिट्टी को ये समृद्ध करती है, ठीक है ना। मिट्टी होती है ना वन में, वो क्या करती है, इनको वो समृद्ध करती है। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मिट्टी को समृद्ध करते हैं, डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं ना इनमें। याद रखना है आपको इन बातों को। अब आपको आगे बढ़ना है और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, हमें
अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां तो वन जंगल है ही नहीं, लेकिन हमसे काफी दूर में है वन और जंगल। तो वनों से इतने दूर होने के बाद भी वनों से संबंधित परिस्थितियों के बारे में आखिर हमें चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। वनों से संबंधित मुद्दों के विषय में जितने भी सारी बातें हैं जो वनों से संबंधित है, उनके बारे में हमें सोचने की क्यों आवश्यकता है, क्यों हम वन और जंगल के बारे में सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि वन और जंगल अगर उपस्थित है हमारे इस अर्थ में, तो ही हमारा अस्तित्व जो है वो पॉसिबल है, संभव है। अगर वन और जंगल नहीं होते तो क्या हमारा अस्तित्व रह पाता? सोच समझकर आपको जवाब देने हैं। हमारा अस्तित्व फ्रेंड्स नहीं रह पाता। मैंने आपको वीडियोस में भी के फर्स्ट में, ठीक है ना, आरंभ में ही मैंने आपको बताया, वन और जंगल से ही आज हमारा अस्तित्व जो है वो बरकरार है, ठीक है ना। क्यों बरकरार है आप सभी जानते हैं। वन और जो जंगल है वो एक जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं। सिर्फ वन और जंगल, पेड़ पौधे एक ऐसे एकमात्र स्रोत हैं जो हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, हमें ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। हमें ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? वन, जंगल, पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे इस पूरे पृथ्वी से निकाल दिए जाए, अगर पूरे पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही ना हो, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर होगा नहीं। याद रखना आपको इन बातों को। पेड़ पौधे हैं तो ही हम जीवित हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा भी जीवन आसान नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये बात भी आपको जान लेनी है। इसीलिए पेड़ पौधों को जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों से संबंधित, वनों से संबंधित हमको बातों को क्या करना है, हमको चिंतित होने की आवश्यकता है। हमें फोकस करना है उन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, किस तरह से सजाकर हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है, वन हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। प्राकृतिक संसाधन है वन, याद रखना है। हमें निम्नलिखित कारणों से वन से संबंधित मुद्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। वो मुद्दा क्या है चलिए जान लेते हैं, ठीक है ना। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आखिर वनों के जो है उनके बारे में कहा जाता है और हमें जो हमें चिंतित रहना चाहिए इन विषय में, ठीक है ना। जैसे नंबर 1 में कहा जा रहा है, यदि जंगल नहीं है तो अधिक बाढ़ और मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है। यदि जंगल नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होगा, बाढ़ भी ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। वन वैश्विक पर्यावरण को शानदार तरीके से प्रभावित करते हैं, याद रखना है। जो वन होते हैं वो वैश्विक पर्यावरण को वो शानदार तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष क्षेत्र में कम वन क्षेत्र में हमें ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है, जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है, याद रखना है, ठीक है ना। अगर वन जंगल नहीं होंगे, जैसा मैंने आपको कहा, तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल यानी पूरे अर्थ पर जो वार्मिंग, जो गर्मी की जो तापमात्रा है वो बढ़ती जाएगी। तो क्या हम गर्मी को सहन कर पाएंगे? क्या आप सभी को पता है सूर्य का कितना % तापमात्रा हमारे इस पृथ्वी पर आता है? तो सिर्फ सूर्य के जितनी भी रोशनी, जितनी भी तापमात्रा है, उसका 2 अरबवां भाग, सिर्फ 2 अरबवां भाग जो है वो हमारे इस अर्थ तक पहुंच पाता है, याद रखना है। उतने में ही काफी ज्यादा जो गर्मी है हमें वो अनुभव होती है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो एक लेयर है, जो ओजोन लेयर है, वो हमें काफी हद तक जो है हमें एक सुरक्षा चादर जो हमें प्रोवाइड करती है, और साथ में वन और जो जंगल है वो ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट में हमें लिखना है कि वन कई जानवरों के आवास है। वनों की कटाई इनके जीवन और पर्यावरण को खतरे में डाल देगी। आप सभी जानते हैं बहुत सारे ऐसे जीवधारी हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उन सभी जीवधारी को आज जो है आप नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं बहुत ऐसे जीवधारी हैं जिन्हें वो धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं। उनके बारे में सिर्फ आप किताब या कॉपी में ही आप पढ़ पाएंगे, अब वो दिखाई नहीं देंगे, ध्यान देना है। तो इस तरह से अगर वन और जंगलों की कटाई अगर हम करते रहे तो आने वाले दिन में वन, ठीक है ना, जितने भी वन में जितने भी सारे उपस्थित जो शेर हैं, बाघ हैं, ठीक है ना, उनका भी अस्तित्व जो है खतरे में पड़ जाएगा। उनके बारे में सिर्फ हम पिक्चर्स में या फिर वीडियोस में, टीवी में ही देख पाएंगे, हम लाइव जो है अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे कि आखिर वो कैसे दिखते थे, ठीक है ना, याद रखना है। पेड़ और पौधों की अनुपस्थिति में बहुत से जानवरों को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा।
याद रखना है, पेड़ और पौधों की जब अनुपस्थिति होगी तो क्या बहुत से जानवरों को भोजन मिल पाएगा? इसका उत्तर होगा नहीं। क्या बहुत से जानवरों को आश्रय मिल पाएगा? इसका भी उत्तर होगा नहीं। याद रखना है, पेड़ और पौधे जो है हमारे पूरे इस पर्यावरण में काफी उपयोगी हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है, ठीक है ना। लास्ट आपको लिखना है, वन हमें बड़ी संख्या में उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनमें लकड़ी भी है, फल भी है, दवाएं भी शामिल है। ये उत्पाद पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में उत्पाद की भी सृष्टि करते हैं, हमारे लिए मुहैया कराते हैं। हमें क्या क्या नहीं देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं, हमें औषधियां देते हैं, ठीक है ना। साथ में आपको लकड़ी भी दे रहे हैं, आपको घर बनाने के लिए लकड़ी, दरवाजा खिड़की बनाने के लिए लकड़ी, या फिर जिस पलंग पर हम सो रहे हैं उससे जो प्रोवाइड की गई है उसमें जो लकड़ियां यूज हुई हैं वो भी लकड़ियां कहीं ना कहीं रूप से वन और जंगल के किसी वृक्ष की डाली को ही काट कर बनाई गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जो भी फल हम खा रहे हैं वो वन और जंगल के ही किसी न किसी वृक्ष और पेड़ पौधे से प्राप्त हुए हैं। अगर वन और जंगल नहीं होते तो क्या हमारा अस्तित्व होता? माचिस की तीली से लेकर बिछौने के जितने भी सारे चादर हो, बिछौना में यूज होने वाला बेड हो, ठीक है ना, उसकी लकड़ी हो, जितने भी सारे पदार्थ है, यहां तक कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं, ये भी आज हमारे साथ नहीं होता। हमारे आसपास में ऑक्सीजन की मात्रा होती ही नहीं, और जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे सेल या कोशिका तक नहीं पहुंचती तो क्या हम जीवित रह पाते? इसका उत्तर होगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। इसीलिए वन और जंगल के बारे में कोई भी बातें हो तो हमें काफी चिंतित होनी चाहिए, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर सवाल नंबर 9 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 9, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। यह आपका सवाल है। आपको बताना है कि वन में और जंगलों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं को होने की या फिर विभिन्न प्रकार के उद्भिद पादप के होने की आवश्यकता आखिर क्यों है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वन में एक ही तरह के जंतु हो, या क्या किसी तरह के वन में सिर्फ एक ही प्रकार के उद्भिद या पादप हो, ठीक है ना। इनके ही बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपको समझाना है, ठीक है ना, कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं का होना आखिर आवश्यक क्यों है और क्यों विभिन्न प्रकार के उद्भिदों का होना आखिर आवश्यक है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं इस सवाल का उत्तर आखिर हमें किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लिखना है कि जंगलों में रहने वाले जानवरों और पौधों की विविधता एक समृद्ध, ध्यान देना है, एक समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती है। ध्यान देना है कि पौधों में अगर विविधताएं हैं, विविधता के कारण डिफरेंशिएट जो ये माहौल है जंगलों में, वनों में, तो वो क्या करती है, एक समृद्ध जो है वो जैव विविधता जो है उनका निर्माण करती है। जंगल की प्रणाली में विभिन्न प्रकार के जो जानवर और पौधे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ध्यान देना है कि जंगल की ये टोटल प्रणाली है जहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर और पौधे अलग अलग रूप से अपनी भूमिका को निभाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हरे पौधों को खाने और मांसाहारियों को भोजन देने के लिए शाकाहारी जानवरों की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है, उदाहरण के लिए हरे पौधों को खाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ठीक है ना, खाने और मांसाहारियों को भोजन देने के लिए शाकाहारी जानवरों की आवश्यकता होगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस तरह अब क्या होगा इसके बाद देखना है आपको। इसी तरह मांसाहारियों को भोजन और उनकी आबादी को जांच करने अन्य मांसाहारी जानवरों की जरूरत होती है। मान लेते हैं कोई भी एक मांसाहारी जंतु है, ठीक है ना, जो मांस को खाता है, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं मेढक है, मेढक किसी दूसरे कीट पतंगों का शिकार करते हैं, तो अब इस मेढक को अब कौन खाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि यह मेढक को खाने वाला है सांप, ठीक है ना। सांप खुद एक क्या है, परभक्षी है, दूसरे किसी जानवरों को खाता है। उसी प्रकार सांप को खाने वाला गिद्ध होगा, चील होगा। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि एक तरह के मांसाहारी फिर दूसरे तरह के
छोटे जो मांसाहारी जो जीव है उनको किसी कोई बड़ा मांसाहारी जीव जो है वो पकड़ कर खा लेता है, ठीक है ना। इस प्रकार से भोजन का जो चक्र है, जंगल की जो प्रणाली है, पूरे रूप से अलग अलग है, ठीक है ना। यह जैव विविधता जंगलों को अधिक उत्पादक और स्थिर और लचीला बनाती है, अधिक उत्पादक बनाती है, अधिक उत्पाद को तैयार करती है। विभिन्न प्रकार के जानवरों का और क्रिएशंस होता है, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। और स्थिर रखता है, ये बैलेंस पूरा बैलेंस रहता है, पूरा स्थिर रहता है, ठीक है ना। कमी और ज्यादा ये होती ही नहीं है। एक तरफ से अगर कोई शाकाहारी जंतु अगर मर जाते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए फिर से किसी शाकाहारी जो जंतु हैं उनका जन्म हो जाता है, ये बैलेंस हो जाती है। मांसाहारी जंतु मरते हैं तो फिर उसी प्रकार से किसी और जो जानवर है वो मांसाहारी जो जीव को जन्म देते हैं। तो ये जो पूरा बैलेंस है वो बना रहता है। एक पेड़ पौधे या फिर किसी एक प्रकार के जानवरों का अगर विघटन होता है तो कहीं दूसरी तरफ किसी और जंतु का जन्म हो रहा है ऑलरेडी, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये स्थिर है, बैलेंस है पूरा, और लचीला बनाती है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। ये सभी जीवों के साथ है, सभी जीवों के साथ होती है। जन्म से लेकर मृत्यु की जो अवधि है, ठीक है ना, किस प्रकार से आप जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के जंगलों में जो ऊंचे घास के जो वन होते हैं वहां पर हिरण जो है वो खुद को बचाने के लिए उस घास का उपयोग करते हैं, खुद को बचाने के लिए, छिपने के लिए, मांसाहारी जंतुओं से बचने के लिए, ठीक है ना। तो वह जंगल की जो टोटल जो प्रणाली है जहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर भी रहते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पौधे की भी भूमिका होती है। अब आपको जान लेना है, जिसे ये इस पूरे एनवायरमेंट को, वातावरण को हम लचीला कह रहे हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है ना। अब है आपको जानना कि आखिर पेड़ पौधे के बारे में, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के डिफरेंशिएट पादप, जैसे यदि घास नहीं होती तो सभी शाकाहारी जीव मर जाते। ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, यदि घास नहीं होती तो सभी शाकाहारी जीव मर जाते। यदि मांसाहारी नहीं होते तो सभी शाकाहारी पौधे खा जाते और भोजन की कमी हो जाती। यदि कोई अपघटक नहीं होता तो पौधे और जानवरों के मृत अवशेष पर्यावरण को प्रदूषित कर देते, और इस प्रकार से और ऐसी जैव विविधता के कारण प्रकृति में संतुलन जो है वो बना रहता है। ध्यान देने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है याद रखने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो जंतुओं का होना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का होना ही काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए, ठीक है ना। क्या क्या नामांकित करना है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौम जल स्तर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं इस छोटे से चित्र में, लेकिन यहाँ पर जो चित्रकार है, जो पेंटर है, वो बताना भूल गया है कि कौन सा पार्ट आखिर क्या है। तो आपको बता देना है, काफी आसान है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, मैंने आपके लिए बना के ही रखा है, ठीक है ना। अब घटक कहाँ पर रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं। तो अब घटक के लिए आप क्या यूज करेंगे, अब घटक यहाँ पर रहते हैं, मिट्टियों में रहते हैं। पादप क्या है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना। अब हम ये क्या है, जितने भी सारे मूल है, जो जड़ है वो यहाँ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। भौम जल का जो स्तर है वो यहाँ है, आप देख पा रहे हैं। मृदा, मिट्टी यहाँ है, ठीक है ना। जंतु अब देख पा रहे हैं, हरिण जो है पीछे एक, वो जंतु है। वायुमंडल चारों तरफ है फैला हुआ, इधर 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 चारों तरफ वायुमंडल है। अब है ऊपर ऑक्सीजन, आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रही है, आपको बता देना है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिया जा रहा है, जो कि चित्रकार ने पहले ही बता दिया था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। अब आपको बादल को भी बता देना है, जो कि वृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि बादलों का जो निर्माण होता है वो आखिर किस तरह से होता है, और बादलों से ही हमें बारिश मिलती है, और बारिश, बाढ़ का जो कारण होता है वो बारिश होता है। बाढ़ को रोकने का जो काम करते हैं वो वन और जंगल करते हैं, ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र में जहां पर वन या जंगल ना हो तो वह क्षेत्र जो है पूरा
बाढ़ से प्लावित हो जाता है। याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जंगल जो है हमें बहुत तरह के तरीकों से, हर तरह के तरीकों से हमें मदद करते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा पूरा एनवायरमेंट सही से बना रहे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? कौन सा उत्पाद है जो वन उत्पाद नहीं है? नंबर 1 गोंद, नंबर 2 प्लाईवुड, नंबर 3 सील करने की लाख और नंबर 4 केरोसिन। ये कौन सा उत्पाद है जो वन उत्पाद नहीं है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, जितने भी सारे यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं, चाहे गोंद हो, चाहे प्लाईवुड हो, चाहे सील करने का लाख हो या फिर केरोसिन हो, इनमें से सिर्फ एक जो है वो वन उत्पाद नहीं है। वह है, आप सभी को पता है, वह है केरोसिन। केरोसिन क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है, ठीक है ना, रसायन है, पेट्रो रसायन है। और केरोसिन जो है हमें रिफाइन करने के बाद ही प्राप्ति होती है क्रूड ऑयल से, आप सभी ने जाना था, ठीक है ना। तो केरोसिन यहाँ पर वन उत्पाद नहीं है। किसी भी जंगल से, किसी भी जंगल के वृक्ष से हमें केरोसिन की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। तो केरोसिन आपको उत्तर के रूप में लिख देना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे 12 नंबर में हमसे क्या पूछा गया। 12 नंबर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ध्यान देना है, सही जो नहीं है वो आपको बताना है। 4 विकल्प। नंबर 1, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। वन जो है वो आपको मृदा से, वन क्या करता है? मृदा को अपरदन होने से बचाते हैं। नंबर 2, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। क्या वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? ये वक्तव्य जो है गलत लग रहा है, क्योंकि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना, तभी वो जो है जीवित रहते हैं, तभी उनका स्थायी रूप से जो जीवन है वो यापन कर रहे हैं, ठीक है ना। और अपनी अवधि को पूरा करने के बाद फिर से उनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखना है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वन जलवायु को भी इफेक्टिव बनाते हैं, उनको भी प्रभावित करते हैं और जल चक्र को भी प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं, ये बात भी सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ एक वक्तव्य ऐसा है जो सही नहीं है, वो है नंबर 2, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ ये वाला जो कथन है, वक्तव्य है, वो सही नहीं है, क्योंकि वन में पाए जाने वाले पादप जो हैं वो जंतु पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर वो क्या करते हैं? परिपूरक है। याद रखना है, एक दूसरे के परिपूरक है। याद रखना है आपको इन बातों को, इसलिए ये वाला कथन जो है आपका आंसर बनेगा, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ये बात गलत है, एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे की जरूरत होती है उन्हें। अब है प्रश्न नंबर 13, देख लेना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है, वो क्या है आपको बताना है। बालू, मशरूम, ह्यूमस, कास्ट, ये 4 विकल्प हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादप पर क्रिया करके बनने वाला एक उत्पाद है, एक उत्पाद है, ठीक है ना, ये बनता है, सूक्ष्म जीव बनाते हैं। कैसे बनेगा वो, चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 में, विकल्प नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है बालू के रूप में। बालू बनाएंगे क्या सूक्ष्म जीव? क्या मशरूम को बनाएंगे? क्या ह्यूमस को बनाएंगे सूक्ष्म जीव? या फिर क्या कास्ट को बनाएंगे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा ह्यूमस। याद रखना है आपको, ह्यूमस जो है इसमें काफी ज्यादा रूप में पौष्टिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। पौष्टिक पदार्थ जो है इनमें प्रचुर रूप से पाया जाता है। याद रखना है, ह्यूमस जो होते हैं, जितने भी सारे सूक्ष्मजीव होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में वो उन्हें बदल देते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, उन्हें सूक्ष्मजीव बदल देते हैं और तैयार करते हैं ह्यूमस को। और यही ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर उनकी उर्वरक जो शक्ति है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें पोषक तत्व काफी भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। याद रखना है। तो सूक्ष्मजीव जो मृत पादपों पर जो क्रिया करते हैं, वो क्रिया होती है उनके फल के दौरान, क्रिया करने के बाद जो उत्पाद का तैयार होता है उनका नाम है ह्यूमस। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है।